हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके पवन आप लोग के अनुरोध पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूं बोर्ड 2023 एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो हम लोग 10 दिन के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के और प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप जो है बारी बारी से सारे सेट्स को बनाइए, समझिए और जो आंसर हम देते हैं उसको आप कैच कीजिए। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम था ना कि सर आंसर नहीं मिल पा रहा है, आंसर गलत आ जाता है, क्वेश्चंस बैंक में आंसर गलत है, दूसरे जगह कुछ आंसर आता है, हम लोग बनाते हैं तो कुछ आंसर आता है। तो उसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ना हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। आज ये हमारा पहला क्लास है। थोड़ा सा आप स्थिरता के साथ बने रहिए और जब बने रहिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ये 10 दिन हम लोग के लिए ना एकदम गोल्डन टाइम होगा। 10 दिन जो है ना, मतलब जो आज तक नहीं कर पाए हैं ये 10 दिन में हम कर लेंगे, है कि नहीं। देखो तुम लोग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रूस्टर का नियम है। भाई ब्रूस्टर का नियम हर कोई पढ़ता है, ब्रूस्टर का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं। ये 2 नंबर में भी आता है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो 2 नंबर अपने आप बन जाएगा। देख लो तो यहाँ पर देखो ब्रूस्टर का नियम जो है ना, ब्रूस्टर का नियम हो जाएगा यहाँ पर म्यू बराबर tan IP। सबको पता है म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, और आईपी क्या है, आईपी हो गया पोलराइजिंग एंगल, ध्रुवन कोण। मतलब जो अपवर्तनांक होता है ना वो ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। 2 नंबर यहाँ से आ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब देखो अब कहता है ना कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है। अगर प्रिज्म बहुत पतला रहेगा तो न्यूनतम विचलन कितना होगा, समझो। तो भाई पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का जो मान होता है ना वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, और ए क्या है, प्रिज्म कोण है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बस तुम लोग खाली स्थिरता से देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेधन क्षमता है। वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होगा। तो भाई 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है और यहाँ पर देखो पहला दिया हुआ है एक्स किरणें, दूसरा दिया हुआ है कैथोड किरणें, और तीसरा दिया हुआ है अल्फा किरणें, चौथा दिया हुआ है गामा किरण। देखो वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा किरण, है कि नहीं। गामा किरण का ज्यादा होता है वेधन क्षमता, और अल्फा बीटा और गामा किरण का जब बात होता है तो अल्फा का सबसे कम होता है वेधन क्षमता, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब देखो कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देख लो ये हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। देख लो ये गोलीय पृष्ठ है और अगर यहाँ पर किसी प्लस Q आवेश को रख दिया जाए, है कि नहीं। तो भाई फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, फाई बराबर होता है Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। और बताओ इनक्लोज चार्ज कितना है यहाँ पर, आंतरिक आवेश कितना है बताओ। तो इसके अंदर गोलीय पृष्ठ के अंदर तो Q आवेश है ना, तो ये हो जाएगा आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमारा आंसर कौन होगा भाई, बी हो, है कि नहीं। कि अगर किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश को रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का थ्योरम भी, गॉस ने यही थ्योरम बताया था कि फ्लक्स का मान होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, है कि नहीं। अब देखो हम लोग क्या बात करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देख लो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। देखो जब आवेश का बंटवारा करते हैं हम लोग, आवेश का जो वितरण करते हैं ना तो 3 तरह से करते हैं। पहला का नाम है लैम्डा, दूसरा का नाम है सिग्मा, और तीसरा का नाम है रो। लैम्डा बराबर होता है Q बाई L, सिग्मा बराबर Q बाई एरिया, रो बराबर Q बाई V होता है। हमको मतलब किससे है, सिग्मा से मतलब है। देख लो सिग्मा के लिए कह रहा है मात्रा क्या होगा बताओ। Q क्या है, चार्ज, आवेश है,
आवेश का मात्रक कूलम होता है और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर। कौन आंसर सही होगा हम लोग का? देख लो आंसर हो जाएगा ए। अब देख लो अगर कहता है कि लैम्डा का क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का क्या होता है, तो क्यू बाई एल होता है, यानी हो जाता है कूलम बटा मीटर, ये हो जाता है कूलम पर मीटर क्यूब। तीनों में से किसी का पूछ सकता है, सो हमको तीनों याद रखना है कि नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, लेकिन बाकी का आप निकाल सकते हैं। अब देखो अब कह रहा है 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है। अगर विद्युत परिपथ का शक्ति निकालना है, शक्ति निकालने के लिए कॉमन फार्मूला है, P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। देखो ये एकदम जनरल फार्मूला। अब चाहोगे कि भाई अब ये तो भाई V के टर्म में दे रहा है, तो हमारा आंसर सी हो गया। अगर करंट के टर्म में देगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर V का वैल्यू IR बैठाइएगा, तो I स्क्वायर R स्क्वायर बाई R आके R कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से P बराबर I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R भी आ जाएगा। ये भी एक फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग का आंसर इस पर है तो हम लोग इसको बात किए, यानी हमारा पावर का फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। क्लियर? अब देखो सुनो, बस बिना फुल स्टॉप कॉमा के हम लोग को बनाना है कि नहीं? ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते हुए आराम से पढ़ो, और फिर 10 दिन काफी है बाबू। 10 दिन अगर मेहनत कर दिया ना तो 10 दिन तुम्हारा लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। अब देखो अब कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापते हैं? देख लो कितना लड़का है ना, इसमें आंसरवा मार देता है कौन? सेल के विद्युत वाहक बल मापना है ना, तो आंसरवा मार देगा वोल्ट मीटर। बाबू गलत हो जाएगा, वोल्ट मीटर आंसर नहीं होगा। सुन लो इसका आंसर कौन होगा? विभव मापी। पोटेंशियोमीटर इसको बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में विभव मापी कहा जाता है। और आपको बताया गया था कि पोटेंशियोमीटर जो है ना वर्सेटाइल डिवाइस होता है, इसका यूज कई चीजों के लिए करते हैं, है कि नहीं? जैसे अगर सेल के विद्युत वाहक बल का तुलना करना रहेगा तो हम इसका यूज करते हैं। अगर हमको सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना रहेगा तब भी इसका यूज करते हैं, है कि नहीं? तो ये एक तरह का वर्सेटाइल डिवाइस है कि नहीं? तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? डी होगा, है ना? विभव मापी होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। भाई कोई भी गोलीय चालक अगर रहेगा ना, आवेशित गोलीय चालक जो बात कर रहा है उसके अंदर का जब बात करते हैं, आपको पता है कि जो आवेश होता है ना तो सतह पर बढ़ता है। किसी भी चालक के सतह पर आवेश का बंटवारा होता है कि नहीं? अब गोलीय चालक के अंदर का बात कर रहा है तो अंदर में कितना? 0 हो जाएगा। अब अंदर में 0 क्यों होता है? क्योंकि गोलीय चालक के अंदर में आवेश तो होबे नहीं करता है, और जब आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कहां से होगा भाई? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? 0 है कि नहीं? तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? अब देखो भाई यहाँ से 9th क्वेश्चन में आते हैं। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हर लड़का के जुबान पर होता है क्वेश्चन, सबको जानता है कि नहीं? जो नहीं पढ़ेगा है ना वो भी जानता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इकाई माने होता है मात्रक। बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मात्रक है। ऊर्जा का आधुनिक मात्रक को इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कहा जाता है कि नहीं? भाई ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, लेकिन जूल ऐसा ही मात्रक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना आधुनिक मात्रक है ऊर्जा का। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब देख लो 10वां में क्या कहता है भाई? कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ के बनाना, गलती सलती मत मानना। इसमें कोई लड़का बढ़ता है मारता है, कोई लड़का घटता है मार देता है, कंफ्यूजन में हमेशा रहता है कि नहीं? तो हम कैसे बनाएंगे इसको? देख लो भाई, इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देख लो फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर I बटा mb। ये होता है आवर्तकाल का सूत्र। T बराबर 2 पाई रूट अंडर I बटा कितना? mb। और भाई mb को हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। mb यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है, सुन लो। अब बताओ, अब T का मान पर फर्क पड़ेगा किसके अनुसार? m के अनुसार ना, यही ना चुंबकीय आघूर्ण है। m का मान बढ़ाएंगे तो T का मान क्या होगा? घट जाएगा। m का मान घटाएंगे तो T का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से, चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट m से करते हैं। अब m का मान यहाँ बढ़ाने के लिए बोल रहा है, m का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पर T क्या होगा? घटेगा ना भाई। यानी चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल घट जाता है।
एकदम दिमाग में बांध लो, सारे आंसर्स को एक बार एकदम मैच कर लो और जाके बोर्ड एग्जाम में अभी ना अपने अंदर बारूद इतना भर लो ना कि जाके एग्जाम में एकदम वही बारूद धड़ाम धड़ाम फटेगा, है कि नहीं, मजा आ जाएगा। फिर देख लो अगला क्वेश्चन में आता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11th नंबर क्वेश्चन है, देख लो 11th क्वेश्चन के सबके जुआने पर आता है क्वेश्चन, सब लड़का रट जाता है कि नहीं, सब लड़का भाई क्वेश्चन में रट गया कि सर इसका आंसर आएगा 25 वाट, कहेगा कैसे आया 25 वाट, उसको पता नहीं। देख लो कैसे है, सुन लो। देखो हम पढ़े हैं पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, अभी तो पढ़े थे, और यहीं से देख लो यहीं से हो जाएगा R बराबर कितना V²/P। और बच्चों देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 25 वाट और 200 वोल्ट है और 100 वाट और 220 वोल्ट है, और एकरा में केकर प्रतिरोध ज्यादा हो, ज्यादा प्रतिरोध वाला बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में तो कितना लड़का रट जाता है कि नहीं, कि इधर आंसर होगा सर 25 वाट। अब कैसे होगा 25 वाट, देख लो थोड़ा सा देखो कि समझ में आ जाएगा। देख लो भाई इसके लिए फार्मूला हम पढ़े हैं पावर का V²/R, पावर का कितना फार्मूला होगा V²/R, है कि नहीं। और देख लो अब यहां से R अगर निकालोगे तो V²/P हो जाएगा, V तो दोनों के सेम है, इसका भी 220 वोल्ट है और उसका भी 220 वोल्ट है कि नहीं। तो यानी R जो है ना यहाँ पर डिपेंड किस पर किया, पावर पर किया, जिसका पावर होगा ज्यादा उसका R हो जाएगा कम, और जिसका पावर होगा कम उसका R हो जाएगा ज्यादा, है कि नहीं। तो बताओ पावर जो है, पावर ज्यादा किसका है, 100 वाट का है, तो 100 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा, और कम पावर के कर 25 वाट के है तो 25 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दो कि पावर ऑफ 25 वाट ग्रेटर देन पावर ऑफ कितना, पावर ऑफ 25 वाट, सॉरी रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट ग्रेटर देन हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कितना 100 वाट। सुनो 25 वाट का प्रतिरोध हो जाएगा ज्यादा और 100 वाट का हो जाएगा कम। क्यों कम होगा, देख लो, क्योंकि जिसका पावर रहेगा कम उसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, और जिसका पावर रहेगा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा कम। कम पावर किसका है, 25 वाट का है, ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है ना कि टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का मान पूछ रहा है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का मान होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, है कि नहीं। एकदम क्लियरली इसको दिमाग में रखो। और देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, सुनो अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ही बार बार आता है एग्जाम में, है कि नहीं। देख लो क्या कर रहा है क्वेश्चन, सुनोगे तो क्वेश्चन कर रहा है ना कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य क्या होता है। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए देख लो, आपको पता है कि जर्मेनियम जो है ना शुद्ध अर्धचालक है कि नहीं, सिलिकॉन जो है शुद्ध अर्धचालक है, और हमको एन टाइप का प्राप्त करना है। आपको पता है कि अर्धचालक होता है शुद्ध और अशुद्ध दोनों, है कि नहीं। और जरा में आप द्रव्य मिल गया ना वो शुद्ध कहलाता है। अब भाई अशुद्ध अर्धचालक दो तरह का होता है, पहला का नाम है पी टाइप और दूसरा का नाम है एन टाइप। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है एकदम। सुनो पी टाइप में जो अशुद्धि मिलाते हैं उसको कहते हैं त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राईवैलेंट, है कि नहीं। और जो पी एन टाइप में मिलाते हैं उसको बोलते हैं पंच संयोजी, और पंच संयोजी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, पेंटावैलेंट बोलते हैं। ये देखो ये है आपका पेंटावैलेंट। तो भाई पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो वो कहलाएगा क्या, पेंटावैलेंट वाला हो जाएगा आपका एन टाइप, पंच संयोजी वाला एन टाइप और त्रिसंयोजी वाला पी टाइप। क्लियर। अब देख लो जैसे इसका एग्जांपल हम लिए थे, एग्जांपल का बात किए थे तो हम लोग एल्युमिनियम लिए थे, एल्युमिनियम त्रिसंयोजी होता है कि नहीं। और जैसे हम लोग बात किए थे एन टाइप में, तो पंच संयोजी जितने भी एलिमेंट है उसको एन टाइप में मिलाते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारा आंसर कौन हो जाएगा, पंच संयोजक, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं। अब देखो अब कहता है ना 14 नंबर क्वेश्चन है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन तुमको एक ऑब्जेक्टिव में बताने का तरीका हम बता रहे हैं। देख लो अगर भाई इस क्वेश्चन में ना कह रहा है कि 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, ध्यान दो सुनो भाई, अगर 3:4 का दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है ना तो इसका आंसर हो जाएगा 4:3,
है कि नहीं। अब यहाँ पर तुमको तरीका बताया गया था उत्पन्न ऊष्मा के परिमाण के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं I स्क्वायर RT का, है कि नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानने का तुमको तरीका बता रहा है कि आंसर इसका 4:3 मार दो, डायरेक्टली वो सही हो जाएगा, है कि नहीं। कितना लेकिन आंसर मारता 3:4, 3:4 आपका आंसर गलत हो जाएगा, 3:4 आपका आंसर कौन होगा 4:3। तो ये हमारी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखो, अब 14 हो गया, तो 15 में आते हैं। देख लो 15 क्या कहता है, सुन लो 15 का देख लो भाई। 15 में ना 15 में कह रहा है कि धारा I का मान होगा, है ना। तो भाई देख लो यहाँ पर जंक्शन पहले हम चेक करेंगे, जंक्शन कहाँ का है, मतलब कहाँ कहाँ धारा मिल रहा है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट कहाँ कहाँ हो रहा है। देखो एक जंक्शन तो यहाँ पर है, दूसरा जंक्शन यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लो 4 एम्पियर गया, 20 एम्पियर आया, तो जाने वाला देख लो, प्रवेश करने वाला हो गया 24 एम्पियर और निकलने वाला हो गया 8 एम्पियर। तो 24 में से 8 घटा दोगे तो बचेगा 16 एम्पियर, है कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 16 एम्पियर की करंट आ रहा है, 8 एम्पियर की जा रहा है। तो I का मान अगर निकालोगे तो आउटगोइंग करंट बराबर होता है इनकमिंग करंट। इसका मान होना चाहिए 16 कितना 24 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन आंसर में 24 एम्पियर में D आता है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर। अब देख लो, अब 16 नंबर क्वेश्चन में आ गए। 16 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। सुन लो, कहता है एक परावैद्युत समांतर पट्टी संधारित्र के पट्टियों के बीच डाल देने पर धारता का मान क्या होगा। एक समांतर पट्टी संधारित्र है, देख लो ये है समांतर पट्टी संधारित्र, और यहाँ पर हम लोग एक परावैद्युत डाल देते हैं। देख लो ये परावैद्युत हम डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। अब तुमको पता है कि C का फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हो जाता है K × ε0T/2। K क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो भाई अगर कोई परावैद्युत को डालते हैं ना किसी संधारित्र में, तो उसका धारता बढ़ जाता है, धारता इंक्रीज कर जाता है। हमारा आंसर कौन होगा बताओ, ये आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग 17 में आते हैं। देखो 17 क्वेश्चन क्या करता है, 17 क्वेश्चन जो ना कंफ्यूजन में डाल देता है बच्चों को हमेशा, है कि नहीं। 17 क्वेश्चन के लिए हम लोग थ्योरी भी पढ़ाए थे, विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और संपोषी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पथांतर का जो मान होता है ना, जो फेज डिफरेंस का मान होता है ना, वो होता है 2n + 1 × λ/2। और अगर आपका कंस्ट्रक्टिव रहेगा, अगर संपोषी रहेगा, उसके लिए l लैम्डा होता है। तो आपको दिमाग में हमेशा क्लियर रख लेना है कि नहीं। अब देख लो एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। सुनो, इसको हम बनाते हैं, ध्यान दो। कहता है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है। भाई एक उत्तल लेंस था जिसका अपवर्तनांक 1.5 था। देखो इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, थोड़ा सा समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको समझना है, ठीक है। देख लो ध्यान सुनो, अब कैसे इसको बनाते हैं। देख लो पहले एक उत्तल लेंस है ना। देखो ये मान लो कि एक उत्तल लेंस है, और भाई एक उत्तल लेंस है और इसका म्यू दिया हुआ है कितना 1.5। अब भाई लेंस है तो इसका म्यू लिख देते हैं भाई, एल का वैल्यू 1.5 हो गया। लेंस मतलब जो लेंस के लिए जो हो गया ना 1.5 हो गया, है कि नहीं। अब देखो, अब कहता है कि अब देखो इसके लिए अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अब बताओ, लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो लेंस मेकर फार्मूला के लिए इसका मान क्या है, इसका मान f1 मान लेते हैं, है कि नहीं। इसके लिए फोकल लेंथ मान लेते हैं कितना f1 मान लो, समझ लो। तो 1/f1 बराबर हो जाएगा μl - 1 × 1/r1 - 1/ कितना r2। फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, लेंस मेकर फार्मूला का यूज कर रहे हैं। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ भी क्या होगा तुम लोग, क्या होता है लेंस मेकर फार्मूला, μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या करा ना कि इसको पानी में डुबा दिया जाता है। अब भाई किसी को जब पानी में डुबा दोगे ना, देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्या होता है, सुन लो। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आना चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है, लेकिन है बड़ा क्वेश्चन, सुन लो। तो जब पानी में डुबाते हैं भाई, तो हम लोग यहाँ पर सापेक्षिक अपवर्तनांक लेंगे। क्या लेंगे, सापेक्षिक अपवर्तनांक। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है ना, तो सापेक्षिक लिया जाता है, ध्यान दो। तो अगला मान लो पानी के लिए जब बात करते हैं, सुन लो, तो पानी के लिए जब बात करेंगे ना, तो इसके लिए फार्मूला F2 मान लेते हैं, फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा μLW हो जाएगा। क्या हो जाएगा, μLW - 1
इंटू 1/R1 माइनस 1 कितना R2 हो जाएगा, है कि नहीं? ये हो जाएगा म्यू एल डब्ल्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, और ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, और दोनों को डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे। अब देख लो क्या वैल्यू आता है, देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। अब जब दोनों का वैल्यू निकालेंगे ना बाबू, तब देख लो कितना आएगा, ध्यान दो समझ। अब यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, 1/F1/1/F2, ये शॉर्टकट में ही बता रहा है, ज्यादा लेंगे नहीं कर रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा म्यू एल माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और भाई कितना देख लो, ये हो जाएगा म्यू एल डब्ल्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। देखो पानी में ले जाओ चाहे दूसरा चीज में ले जाओ, कहीं में ले जाओ ना, तो उसके आर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर जो है ना कांस्टेंट रहेगा, कभी लेंस का आकृति नहीं बदलेगा, उसका म्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। अपवर्तनांक चेंज कर सकता है लेकिन आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वाला तो पूरा टर्म खत्म हो गया, है कि नहीं? अब ये देखो यहाँ से F2 ऊपर चला जाएगा, F2 बटा F1 बराबर, यहाँ से कैलकुलेट करो, बताओ लेंस के लिए कितना था म्यू का वैल्यू? लेंस के लिए 1.5 माइनस 1 हो जाएगा। और भाई देखो ये म्यू एल डब्ल्यू है, म्यू एल डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है? म्यू एल बटा म्यू डब्ल्यू। म्यू एल का मान दिया हुआ है 1.5 बटा म्यू डब्ल्यू का मान 1.33 है कि नहीं? माइनस कितना होगा? अब भाई जब इसको सॉल्यूशन करोगे ना, 0.5 बचेगा, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, देख लो थोड़ा, अगर हम भागा दे रहे हैं ना कैलकुलेटर से, तो देख लो बाबू कितना है, देख लो, ये हो जाएगा आपका 1.5 भागा 1.33, देखो ये आ गया 1.12 माइनस कितना 1, ठीक है? अब देखो, और यहां से हो जाएगा आपका 0.5 बटा, और 1.12 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 0.12 बचेगा नहीं? अब देख लो 0.12 में अब डिवाइड करो, 0.5 से 0.12 में भागा देते हैं, 0.5 भागा 0.12 कितना आ गया बाबू? 4.16 आ गया, ठीक है? इसलिए F2 अगर निकालेंगे ना हम लोग, F2 किसका फोकस दूरी था? वाटर का था, जब जल में ले गए थे, तो F2 बराबर आ जाएगा 4.16 इंटू कितना F1। और बताओ F1 जो फोकल लेंथ था उत्तल लेंस का था, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक ही होता है। ओवरऑल रिजल्ट जो हमारा आ गया ना, ओवरऑल रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। देख लो ये सारा का सारा वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आया। अब पता इससे क्या मिला हमको बताओ? इससे हमको यही नहीं मिला कि भाई पहले भी पॉजिटिव था फोकल लेंथ और अभी पॉजिटिव निकला, जल में ले जाने के बाद ही पॉजिटिव आया। तो भाई बताओ F2 क्या होगा? उत्तल होगा या अवतल होगा? सिंपल बात है, जल में ले जाने के बाद भी ये उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं? तो हमारा आंसर देख लो, एक बार आंसर मिलाते हैं, देख लो आंसर क्या होगा, देख लो बाबू। अब देखो आंसर देखो यहाँ उत्तल लेंस की तरफ, शुरू में बता देते उत्तल लेंस की तरफ होगा, है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो उत्तल लेंस की तरफ होगा, है कि नहीं? अब देखो अगला क्वेश्चन में आता है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, देख लो निवेश आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज है, ठीक है? तो निवेश आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज रहेगा ना, तब अब कह रहा है कि निर्गम आवृत्ति का मान पूछ रहा है। निर्गम आवृत्ति क्या होगा? देख लो निर्गम आवृत्ति का मान हमको निकालना, ठीक है? कैसे निकालेंगे देख लो। अब यहाँ पर देख लो भाई, देख लो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, ये बराबर होता है, देखो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान दो, हाफ इनटू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इनपुट बराबर क्या होता है? मतलब निवेशी आवृत्ति जो होगा ना, वो 1/2 इंटू निर्गत आवृत्ति होता है। अब यहां से अगर हमको आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना इनपुट हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ? अब 2 गुना इनपुट कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है ना, तो 100 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। अब बताओ आंसर कौन होगा हमारा? बी हो जाएगा, है कि नहीं? आउटपुट फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आएगा? 100 आ गया। अब देखो अब बीच में क्या कहते हैं, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 एवं N2 लपेटे हैं, तब N2 का मान ज्यादा होगा N1 से, है नहीं?
देख लो, कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ज्यादा होता है प्राइमरी से, है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया n2 ग्रेटर देन क्या n1। अब देखो अब 21 क्वेश्चन में आता है। देखो अब जो क्वेश्चन है ना बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, है कि नहीं? देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। अब कह रहा है कि टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का, है कि नहीं? टेस्ला मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, और सुनो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस, और टेस्ला बड़ा होता है गॉस से, है कि नहीं? अब देखो अब कहता है आपका 23 में आ जाए। 23 में क्या कहता है सुन लो। अब 23 में कह रहा है ना कि सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला हो जाएगा v नॉट बाई u नॉट इनटू 1 प्लस d बाई f। ये सामान्य समायोजन के लिए फॉर्मूला हो गया। अब कह रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है? देख लो अब भाई, देख लो इंपॉर्टेंट है, समझो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए थोड़ा सा। देख लो अब कहता है कि जो भी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होगा वो विक्षेपित नहीं होगा विद्युत क्षेत्र में, है कि नहीं? अब देखो इसमें से गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, परावैंगनी किरण भी है। तो भाई ये तीनों विक्षेपित नहीं होगा। आंसर कौन होगा? डी आंसर हो जाएगा, है नहीं? डी कैथोड किरण जो है ना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये विक्षेपित हो जाएगा। अब देखिएगा 25 में आएगा। 25 में क्या कहता है? कह रहा है कि NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक कितना होगा? NAND गेट के लिए पूछ रहा है। देखो NAND गेट का इसी तरह सिंबल बनता है, यही ना NAND गेट का सिंबल है। ये हो गया इसका इनपुट A और B, ये हो गया आउटपुट, और आउटपुट बराबर होता है A इंटू B का रेक्रिंग। अगर नॉर गेट रहेगा तब क्या आंसर होगा बताओ? नॉर गेट में हो जाएगा A प्लस B का रेक्रिंग बराबर कितना? 22। कौन आंसर होगा हमारा? C। अगर चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। अगर क्वेश्चन में पूछता ना चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, है कि नहीं? ये सबको पता है। अब देखो अब हम बात करते हैं किसका? अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कह रहा है कि यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, जो यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा ना उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा डायनेमो। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं 28वां क्वेश्चन का, है ना? और 28वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो कहता है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है? ठीक है, तो भाई दृष्टि दोष 4 तरह का होता है, सबको पता होगा। और बात जहां तक बेलनाकार लेंस का है ना, तो बेलनाकार लेंस के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग हम लोग एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म को हम लोग अबिंदुकता भी कहते हैं। और देखो बात जहां तक होता है दूर दृष्टि दोष का, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस का, है कि नहीं? तो भाई यहाँ पर जो हम लोग का आंसर होगा ना, देख लो 28 का जो आंसर होगा उसका होगा एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब देखो हम लोग आ जाते हैं 29 में। आगे देख लो ध्यान दो। अब 29 क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। भाई जब किसी को हम देख रहे हैं ना, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? देख लो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा। और देख लो अगला क्वेश्चन, धातु का प्रवैद्युत नियतांक कितना होता है? धातु का प्रवैद्युतांक होता है इंफिनिटी। प्रवैद्युतांक के बारे में बात किए थे हम लोग। प्रवैद्युत नियतांक क्या होता है हम लोग पढ़े थे, याद करो। प्रवैद्युत नियतांक जो है ना, जल का होता है 80, धातु का होता है इंफिनिटी, और हवाई निर्वात का 1 होता है नहीं? इस तरह से जनरली तौर पे धातु का ज्यादा क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफिनिटी। अब देखो अगला क्या है क्वेश्चन, देखो कहता है कि 1 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश कितना होगा? भाई ये देखो हमारे पास एक कैपेसिटर है नहीं? और इसका धारिता दिया हुआ C बराबर दिया हुआ 1 माइक्रोफैराड, और आपका 1 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ, V बराबर दिया हुआ 1 वोल्ट। हमको आवेश निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बराबर CV होता है, Q बराबर CV।
और सी का वैल्यू कितना है भाई, सी हो गया 1 इंटू ये भी 1 हो गया, आंसर आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन होगा, बी। बात करेंगे हम लोग 32 का। देखो 32 क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि तत्व, देख लो यहाँ पर एक तत्व का नाम x दिया है और इसका देखो ये देखो अगर कोई तत्व है ना तो ये देखो ये इसका कहलाता है आपका परमाणु संख्या z और ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या, ये देखो x तत्व। अब देखो जब अल्फा कण का बात करते हैं ना हम लोग तो भाई अल्फा कण में जो है ना इसको हीलियम का न्यूक्लियस भी कहते हैं। देख लो अल्फा कण को हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। अब देख लो, अब बात अगर इसके लिए करेंगे हम लोग तो देख लो यानी यहां से ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। देख लो तो अगर अल्फा कण यहां से, अब देखो यहां पर अल्फा कण अगर उत्सर्जित हो रहा है ना, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो अल्फा कण उत्सर्जित होने का मतलब है ना, देख लो ये हमारे पास एक तत्व था, तत्व का नाम है आपका, देख लो ये तत्व है और यहां से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। तो भाई यहां से देख लो अल्फा कण का आपका मास कितना माइनस करेगा 4 और आपका इसका परमाणु संख्या कितना है 2 है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर घटाओगे कितना, यहाँ 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा, अगला जो एलिमेंट बचेगा ये हो जाएगा आपका 82 और ये हो जाएगा आपका 100। 204 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 198 बचेगा। हमको मास नंबर से मतलब नहीं, हमको नंबर मतलब है परमाणु संख्या से, है कि नहीं। अब देखो अब कहता है कि इसके बाद यहाँ पर ना बीटा कण उत्सर्जित होता है। अब हमारे पास इतना बच गया, अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद इतना बच गया, है कि नहीं। अब हम लोग बीटा कण उत्सर्जित करवाते हैं, देख लो अब यहाँ से अगर बीटा कण उत्सर्जित करेगा ना तब कितना होगा देखिएगा। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचा 82 और 198 बचा और यहाँ से बीटा कण उत्सर्जित होगा। भाई बीटा कण जो है ना 2 तरह का होता है, ठीक है। बीटा कण को जब बात करेंगे हम लोग तो बीटा कण होता है 2 तरह का। देख लो बीटा कण कितना कितना तरह का, थोड़ा समझने वाला है क्वेश्चन, आसानी है। बीटा कण होता है 2 तरह का, एक होता है आपका बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। देखो ये कहलाएगा आपका बीटा माइनस और ये कहलाएगा बीटा प्लस और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। देखिए ठीक है। अब देखिए अधिकतर क्वेश्चन का जब बात करेंगे ना, अगर कहीं पर बीटा उत्सर्जित हो रहा है तो आप इसी का ज्यादातर बात करेंगे, हम बीटा माइनस का बात करते हैं, है कि मतलब यहां से देख लो बीटा उत्सर्जित हो रहा है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा, देख लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे हम लोग, माइनस में एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, यानी इसका चार्ज कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और इसका मास 0 हो जाएगा। बीटा का मास नेग्लिजिबल होता है, देख लो। तो भाई अगर देखो पॉजिट्रॉन का बात नहीं करेंगे, जनरली क्वेश्चन जो भी कहेगा बीटा कण उत्सर्जित हो रहा था तो समझना कि बीटा माइनस उत्सर्जित हो रहा है। और इस कंडीशन में क्या होगा देख लो, अब यहाँ पर देख लो x का वैल्यू यहाँ पर 82 है, 82 प्लस 1। तो भाई आप बताओ, अब कह रहा था कि x का नया वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा आपका 83 और ये कितना हो जाएगा 198। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से को देखते हैं, ध्यान दो कि तत्व इतना में x का नाभिक पहले अल्फा कण फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक का परमाणु संख्या क्या होगा, तो परमाणु संख्या इसका 83 हो जाए। पहले हम लोग अल्फा कण घटा दिए, अल्फा कण उत्सर्जित करवाए, अल्फा कण उत्सर्जित करवाए यहां से तो बचा कितना 82 और 198 और फिर बीटा कण उत्सर्जित करवाए। बीटा कण में आपको बताया कि माइनस उत्सर्जित होता है बीटा माइनस, तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो भाई 82 होने कितना 83 हो जाएगा, तो नया जो परमाणु संख्या हुआ ना वो 83 हो गया। देख लो यही परमाणु संख्या को शो करता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या को शो करता है, नीचे वाला परमाणु संख्या को शो करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन 83, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन 33 है। देख लो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार बच्चे लोग इसमें फंस जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। देखो पहले तो तुमको बता देते हैं कि बात देखो लाइमन का जब बात करते हैं और बामर का बात करते हैं और बात करते हैं हम लोग किसका, ब्रैकेट का और फुंड का, है कि नहीं। देख लो ब्रैकेट और फुंड दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई लाइमन जो है ना
बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग को पूछ रहा है कि दृश्य भाग में कौन पढ़ता है कि नहीं? तो लाइमन तो देखो बामर पढ़ता है दृश्य भाग में और ये पढ़ता है परवाइनिंग में, है कि नहीं? और बाकी जो है ना ये पढ़ता है आपका अवरक्त। देखो आपको ना यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम तीनों बता दिए। ये दोनों पढ़ता है अवरक्त में और बामर पढ़ता है दृश्य में और लाइमन पढ़ता है परवाइनिंग भाग में, है कि नहीं? तो हमारा आंसर कौन होगा? ब्राह्मण। हमको तो दृश्य से मतलब है, लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। अब देखो क्या है, अब 34 में क्या करा सुनो, क्वेश्चन कर रहा 34 में कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। भाई विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ, है नहीं? जो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है ना सबका प्रकृति अनुप्रस्थ होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। और देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर और है 35 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अब कह रहा है कि किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F दिया हुआ है। पता है F का फॉर्मूला कितना होता है? पढ़े थे हम लोग। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 * Q2 बाई कितना R² होता है। अब देखो अब कह रहा है उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है ना कि F' निकालना है हमको। अब दूरी आधा कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दूरी आधा कर दो तो Q1 * Q2 बाई R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? और यहां से हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा Q1 * Q2 बाई R² और इनटू अब बाई 4 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इनटू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 * Q2 बाई R²। देखो पहले फोर्स का वैल्यू कितना था? देखो ये F का वैल्यू है, देखो ये पूरा F का वैल्यू है और 4 F के बराबर हो जाएगा। आंसर कौन होगा? ए, है कि नहीं? तो भाई आप लोग ना थोड़ा सा 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। 35 क्वेश्चन को आप देखिए। कल फिर से हम लोग नए वीडियो को अपलोड करेंगे। पहले आप 35 को क्लियर कर लीजिए और इस तरह से 10 दिन तक लगातार हम लोग ये काम करने वाले हैं। देखो तुम लोग को एक बात बताता है, हमारे गुरुजी ने कहा था, हमारे गुरुजी ने कहे थे कि बेटा अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करना है ना तो मेहनत से मत छूटो, मेहनत से सफलता मिलता है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत का आजमाइश जुए में होता है, मेहनत ही सफलता का कुंजी है।